तो हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। विषय है क्रॉकस सटाइवस, मतलब जिसे हम आमतौर पर केसर के नाम से जानते हैं। हाँ, केसर। पर ये स्रोत ये किसी पुरानी मेडिकल टेक्स्ट जैसा लगता है और ये केसर को बिल्कुल ही अलग नजर से देखता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस दस्तावेज में केसर के बारे में ऐसी क्या खास और अजीब बातें लिखी हैं। इसमें कुछ ऐसे लक्षणों का जिक्र है जो सुनने में ही बहुत अजीब हैं। सही कहा। बस कल्पना कीजिए, किसी चीज का असर ऐसा हो कि एक पल में इंसान बेहद खुश हो, सबको प्यार करना चाहे, और अगले ही पल वो गहरे गम या गुस्से में डूब जाए। ये स्रोत केसर के ऐसे ही नाटकीय प्रभावों की बात करता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दस्तावेज सिर्फ अलग अलग लक्षणों की एक लिस्ट नहीं दे रहा है। अच्छा। ये एक पैटर्न, एक पूरी तस्वीर पेश कर रहा है, जहां इंसान की भावनाएं, उसके मानसिक और शारीरिक लक्षण सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। आज की हमारी बातचीत इसी बात पर होगी कि ये स्रोत इन गहरे रिश्तों को कैसे दिखाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है भावनाओं में जबरदस्त उथल-पुथल। हाँ। इसमें लिखा है, संवेदनाओं में बार बार और अत्यधिक परिवर्तन, अचानक सबसे बड़ी खुशी से लेकर गहरी निराशा तक। ये कोई मामूली मूड स्विंग तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ग्रेटेस्ट हिलैरिटी, मतलब हद से ज्यादा उल्लास। हाँ। और डीपेस्ट डिस्पोंडेंसी, यानी गहरी हताशा, वो बहुत कुछ कहते हैं। और सबसे अहम शब्द है अचानक। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ हो रहा हो, एक पल में यहां तो दूसरे ही पल में बिल्कुल उलट। और ये सिर्फ खुशी और दुख तक ही सीमित नहीं है। एक लाइन है, अत्यधिक खुश, स्नेही, सबको चूमना चाहता है, अगले ही पल गुस्से में। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। एक पल में इतना प्यार और दूसरे ही पल इतनी नफरत। दिलचस्प बात यही है कि ये दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं एक साथ कैसे मौजूद हैं। ये ऐसा पैटर्न दिखाता है जहां भावनाएं किसी के काबू में नहीं हैं और एक छोर से दूसरे छोर पर पेंडुलम की तरह झूल रही हैं। एक मिनट रुकिए, क्या हम इसे ज्यादा तो नहीं सोच रहे? मतलब हो सकता है ये सिर्फ पुराने जमाने की भाषा हो, किसी आम गुस्से या खुशी को बढ़ा चढ़ाकर बताने का तरीका। अत्यधिक उल्लास का मतलब शायद बस बहुत खुश हो। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन इस तरह के दस्तावेजों में भाषा का बहुत सटीक मतलब होता है। जब वो अत्यधिक या अचानक जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो उस लक्षण की तीव्रता और प्रकृति पर जोर दे रहे होते हैं। अच्छा। असल में स्रोत इसे आगे चलकर हिस्टीरिया और कोरिया जैसी स्थितियों से भी जोड़ता है। कोरिया? ओह, तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि गंभीर पैटर्न की ओर इशारा है। बिल्कुल। भावनाओं का ये तूफान तो समझ आया, लेकिन ये स्रोत शरीर पर इसके असर के बारे में जो बताता है वो तो और भी हैरान करने वाला है। खून के बारे में एक ऐसी बात लिखी है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, और शायद यही इस स्रोत का सबसे अनोखा और पहचानने वाला लक्षण है। इसमें लिखा है, शरीर के किसी भी हिस्से से रक्तस्राव, खून काला, चिपचिपा, थक्केदार होता है, जो खून बहने वाली सतह से लटकते हुए लंबे काले धागों में बदल जाता है। एक मिनट, लंबे काले धागे? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, है तो अजीब। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो लाल रंग ही दिमाग में आता है, शायद गहरा लाल, लेकिन काला, और वो भी धागे जैसा। ये शारीरिक रूप से कैसे संभव हो सकता है? आपका हैरान होना लाजमी है। ये वाकई में बहुत अजीब विवरण है और यही इसकी खासियत है। खासियत? हाँ, इस तरह के दस्तावेजों के लिए ऐसे अनोखे विशिष्ट लक्षण किसी फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। ये उस पदार्थ की पहचान बन जाते हैं। काला और धागे जैसा होना एक ऐसा की नोट है जो बताता है कि ये कोई आम रक्तस्राव नहीं है। और ये बात सिर्फ एक जगह नहीं लिखी। मुझे याद है नाक से खून बहने, यानी नक्सीर के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, ये रहा। खून काला, चिपचिपा, धागेदार, हर बूंद को एक धागे में बदला जा सकता है। ये पैटर्न बार बार आ रहा है। बिल्कुल, और स्रोत इसे और भी गहराई देता है। वो बताता है कि ये खास तरह की नक्सीर अक्सर उन बच्चों में होती है जो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अच्छा। और उसके साथ उनके माथे पर ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें भी होती हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखिए। एक तेजी से बढ़ता हुआ बच्चा, हाँ, जिसे नक्सीर हो रही है, हाँ, जिसमें खून काला और धागेदार है और माथे पर ठंडा पसीना है। एग्जैक्टली। हाँ। ये एक पूरी तस्वीर है, एक सिंड्रोम है
जिसे ये दस्तावेज क्रोकस सैटिवस में जोड़ता है। मतलब ये लक्षणों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बता रहा है। सही पकड़ा। ये काले धागे वाला खून, हाँ। ये पैटर्न बार बार आ रहा है। मुझे याद है स्रोत में सिरदर्द का भी जिक्र था। क्या ये पैटर्न वहां भी दिखाई देता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हाँ, ये वहां भी जुड़ता है, लेकिन एक अलग तरीके से। कैसे? स्रोत में रजोनिवृत्ति यानी क्लाइमेक्टेरिक के दौरान होने वाले एक खास सिरदर्द का जिक्र है। ये सिरदर्द धड़कने वाला, भड़कने वाला बताया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उन 2-3 दिनों के दौरान बढ़ जाता है जब मासिक धर्म सामान्य रूप से होता था। तो भले ही मासिक धर्म बंद हो गया हो, शरीर की वो आंतरिक घड़ी या हार्मोनल चक्र अभी भी काम कर रहा है, और ये सिरदर्द उसी से जुड़ा है। हाँ, ये तो बहुत बारीक अवलोकन है। हाँ, और ये मासिक धर्म से जुड़ाव एक और जगह पे बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है, जब ये कष्टार्तव या डिस्मेनोरिया यानी दर्दनाक माहवारी की बात करता है, तो स्रोत फिर से वही शब्द इस्तेमाल करता है। कौन से? कि बहाव काला, धागेदार, थक्केदार होता है। ये उसी काले धागेदार खून के पैटर्न को दोहराता है जिसका जिक्र हमने नक्सीर के लिए किया था। ये दिखाता है कि कैसे एक ही अनोखा लक्षण अलग अलग शारीरिक समस्याओं में उस पदार्थ की पहचान बना रहता है। ठीक है, तो ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। अब आंखों से जुड़ी कुछ बातों पर आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अजीब है। हाँ, वो भी है। यहाँ किसी बीमारी का नहीं, बल्कि कुछ अजीब एहसासों का जिक्र है। जैसे ऐसा एहसास जैसे कमरा धुएं से भर गया हो, जैसे रोया हो, या जैसे आंखों पर ठंडी हवा चल रही हो। मतलब असल में कुछ नहीं हो रहा, बस महसूस हो रहा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये स्रोत व्यक्तिपरक अनुभवों को यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कितना महत्व देता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस? ये कुछ वैसा ही है जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमारा फोन वाइब्रेट हुआ, पर असल में नहीं होता। हाँ, होता है। वो एक व्यक्तिपरक एहसास है। ये स्रोत ऐसे ही निजी एहसासों को, जैसे कमरे में धुआं होना, उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी किसी असली बीमारी को। उसके लिए ये एहसास भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसमें एक और छोटी सी बात लिखी है जो दिलचस्प है। पलकों को कसकर बंद करने से आराम मिलता है। ये भी कितना खास है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि उसे करने से क्या होता है। बिल्कुल, इसे मोडालिटी कहते हैं, यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनसे लक्षण बेहतर या बदतर होता है। अच्छा, मोडालिटी। क्या गर्मी से आराम मिलता है या ठंड से? चलने से दर्द बढ़ता है या लेटने से? इस तरह के दस्तावेजों के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े सुराग होती हैं। ठीक है, अब तक हमने भावनाओं का तूफान और काले धागे जैसे खून की बात की, लेकिन अब जो आ रहा है वो शायद सबसे अजीब है। एक ऐसा एहसास जिसका वर्णन सुन के नहीं हैरानी होती है। मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रही हैं। क्या लिखा है? ऐसा एहसास जैसे पेट, गर्भाशय, बाहों या शरीर के अन्य हिस्सों में कुछ जीवित चीज हिल रही हो। सीरियसली, कुछ जीवित चीज। मतलब क्या किसी कीड़े जैसा एहसास या कोई फड़फड़ाहट? ये तो बहुत ही अजीब है। ये शायद इस पूरे स्रोत का सबसे असामान्य लक्षण है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक व्यक्तिपरक एहसास है। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये एहसास शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पेट में, हाथ में, कहीं भी, और इसे अक्सर एक फड़फड़ाहट या उछलने जैसी सनसनी के रूप में बताया जाता है। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई आज के ज़माने में डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मेरे पेट में कुछ जिंदा चीज़ घूम रही है, तो डॉक्टर का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, शायद उन्हें सीधे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। काल्पनिक एहसास नहीं है, इसके साथ दूसरे वास्तविक शारीरिक लक्षण भी जुड़े हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि व्यक्तिपरक एहसास और वास्तविक शारीरिक लक्षण के बीच की रेखा कहाँ है? बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, मांसपेशियों के अलग अलग समूहों में ऐंठन और फड़कन। ये तो एक बाहरी लक्षण है जिसे कोई और भी देख सकता है। तो क्या ये अंदरूनी एहसास और बाहरी फड़कन एक ही चीज के दो पहलू हैं? ये बहुत संभव है। स्रोत इन दोनों को एक साथ रखता है, जो इशारा करता है कि वे जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, एक तरफ वो अंदरूनी एहसास है जिसे केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है, और दूसरी तरफ मांसपेशियों की फड़कन है जिसे बाहर से भी देखा जा सकता है। ये दस्तावेज इन दोनों को एक ही पैटर्न का हिस्सा मान रहा है। ये हमें मन और शरीर के उस गहरे संबंध की ओर ले जाता है जहां एक आंतरिक अनुभूति बाहरी रूप में भी प्रकट हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत केसर की एक बहुत ही अनोखी शख्सियत बना रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक मसाले के गुण नहीं गिना रहा, बल्कि एक तरह के इंसान का
चित्र बना रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शख्सियत या व्यक्तित्व। एक ऐसा चरित्र जो भावनात्मक रूप से बेहद स्थिर है, जो पल में खुशी और पल में गम के बीच झूलता है। एक ऐसा चरित्र जिसके शारीरिक लक्षण भी बहुत खास हैं, जैसे वो काला धागेदार खून और शरीर के अंदर कुछ जीवित चीज के हिलने का वो अजीब एहसास। हाँ, ये सब मिलकर एक कोहेरेंट यानी सुसंगत तस्वीर बनाते हैं। और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक अस्थिरता, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, खास तरह का रक्तस्राव और ये अजीब शारीरिक संवेदनाएं सब एक ही कहानी के हिस्से। हाँ, और इस स्रोत के अंत में कुछ अन्य पदार्थों जैसे नक्स वोमिका, पल्सिटिला या सल्फर का भी जिक्र है। अच्छा, वो क्यों? यह बताता है कि ये पदार्थ क्रोकस के बाद अच्छा काम करते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि यह स्रोत एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, जहां अलग अलग पदार्थों के बीच के संबंधों को भी समझा जाता है। यह अकेले काम नहीं कर रहा। तो आज हमने क्रोकस सैटिविस के बारे में कुछ बहुत ही असाधारण बातें जानी। भावनाओं में वो अचानक और तीव्र बदलाव, काले और धागेदार रक्तस्राव का वो अनोखा विवरण, और शरीर के अंदर कुछ जीवित चीज के हिलने का वो अजीब एहसास। इस स्रोत की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि केसर से क्या क्या होता है, बल्कि यह है कि यह हमें बीमारियों को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है, एक अलग नजरिया। हाँ, ये लक्षणों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखता है, जिसमें किरदार की भावनाएं, उसके शरीर में हो रहे बदलाव सब एक ही धागे से जुड़े हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन से कितना अलग है, जहां हर लक्षण के लिए अक्सर एक अलग स्पेशलिस्ट होता है। सही कहा। इसी के साथ हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस स्रोत में शरीर के अंदर कुछ जीवित चीज के हिलने जैसे एहसास का वर्णन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग चिकित्सा और स्वास्थ्य परंपराएं ऐसे व्यक्तिपरक शारीरिक एहसासों को कैसे समझती और परिभाषित करती हैं, जिनका आधुनिक विज्ञान में शायद कोई सीधा निदान न हो। जब एक ही पदार्थ को तीव्र भावनात्मक अवस्थाओं और काल्पनिक शारीरिक हलचलों दोनों से जोड़ा जाता है, तो ये मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में क्या बताता है?